आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें हम लोग सिस्टम का टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट रखते हैं। सो अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करना चाहें तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, सच अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर हमारे पास सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट मीन्स देयर विल बी नो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आइए इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग एक सिस्टम जो है उसको कंसिडर करते हैं। लेट हमारे पास ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर हम लोगों ने गैस को इनक्लोज किया हुआ है और इस सिस्टम के ऊपर हम लोगों ने ये प्रेशर लगाया हुआ है। और इस वक्त इसकी जो स्टेट है वो इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। चूंकि हमारे पास प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, सो डेफिनेटली वी हैव टू कीप टेम्परेचर T1 कांस्टेंट बाय एनी मीन्स। कुछ भी करना है लेकिन टेम्परेचर को हम लोगों ने कांस्टेंट रखना है। तो इसके लिए हम लोग इसको ऐसे करते हैं कि अगर हम इस सिस्टम के ऊपर से प्रेशर को अगर रिड्यूस करें, प्रेशर को रिड्यूस करें तो डेफिनेटली हमारे पास सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। तो भाई सिस्टम जब एक्सपेंड होगा तो हमें पता है कि एक्सपेंशन काज कूलिंग, तो टेम्परेचर में तो फॉल आ जाएगा। तो इस मकसद के लिए हम लोग इस सिस्टम को प्लेस करेंगे HTR के ऊपर। व्हाट इज HTR? HTR हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। अब रिजर्वायर हम लोग किस चीज को बोलते हैं? रिजर्वायर तो आमतौर पर जहीरे के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो हम हीट का रिजर्वायर उस चीज को बोलेंगे कि अगर हम लोग से थोड़ी सी हीट ले लें तो उसके टेम्परेचर पे कोई फर्क ना पड़े, तो हम उसको बोलेंगे HTR। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह आप लोग अगर एक समंदर है, समंदर में से एक गिलास पानी ले लो, समुद्र के वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको ह्यूज रिजर्वायर ऑफ वाटर बोल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से HTR जो है इसको भी हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास इस तरह का एक रिजर्वायर होगा जिसमें से अगर हम कोई हीट लें तो उसके टेम्परेचर में कोई फर्क ना आए, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास HTR है, हायर टेम्परेचर रिजर्वायर है। सो इस सिस्टम को हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है HTR के ऊपर। तो जब हम इसका प्रेशर रिड्यूस करेंगे, लेट से अगर हम लोग इसके ऊपर से ये एक ब्लॉक हटा देते हैं, डेफिनेटली प्रेशर कम हो गया, सिस्टम विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग एट द कास्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ज़ाहिर इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, टेम्परेचर क्या है जी, कम होगा। लेकिन चूंकि सिस्टम हम लोगों ने रखा हुआ है HTR के ऊपर, डेफिनेटली इट विल एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ हीट। तो जितना आप लोगों के पास फॉल आया था टेम्परेचर में ड्यू टू द एक्सपेंशन, वो हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से वो फॉल जो है वो कंपनसेट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप लोगों के पास सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रह जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास थी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल का प्रोसेस दो तरीके से अटेन किया जा सकता है, वो आपके पास एक्सपेंशन भी हो सकती है और वो आप लोगों के पास कंप्रेशन भी हो सकती है जी। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन अगर हम लें तो उसमें क्या है, उसमें आप लोगों ने यहां पर इसके ऊपर लोड जो है उसको ज्यादा करना है। अगर लोड मींस प्रेशर जो है उसको बढ़ाना है, बढ़ाएंगे तो सिस्टम कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होगा तो डेफिनेटली आप लोगों के पास कंप्रेशन काज हीटिंग, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि प्रोसेस हमारे पास आइसोथर्मल है, इसको हम लोगों ने कांस्टेंट रखना है, तो इस सिस्टम को फौरन हम लोग प्लेस कर लेंगे फिर LTR के ऊपर। LTR मीन्स लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो डेफिनेटली जो राइज आएगा कंप्रेशन की वजह से वो एकदम कंपनसेट हो जाएगा बाय द लीविंग द हीट। डेफिनेटली आप लोगों के पास फिर इस केस में हीट जो है सिस्टम से लीव कर जाएगी। तो इस जो हमारे पास जो फॉल आ रहा है, सॉरी टेम्परेचर में इंक्रीज आ रहा है, उसको हम कंपनसेट कराएंगे किससे? सिस्टम से हम हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एकदम से। तो अगेन आप लोगों के पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रह जाएगा। अब अगर हम इसके लिए लिखना चाहें, इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिखना चाहें, तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी?
क्योंकि हमारे पास होता है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू एज देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा, तो अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा इट मीन सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं हो रही। सो आप लोगों के पास डेल क्यू विल बी इक्वल टू डेल डब्ल्यू। सो जितनी हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी यूटिलाइज होगी इन इंक्रीजिंग इट्स इन डूइंग वर्क। तो हमारे पास जितने भी हीट इंजन होते हैं उसमें हमारी यही कोशिश होती है कि ये प्रोसेस चले, क्योंकि जो हीट हम देंगे इसको वो सारी की सारी यूटिलाइज हो रही होगी इन डूइंग वर्क। सो आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा है, इसमें अगर हम सिस्टम को हीट देंगे वो सारी की सारी यूटिलाइज होगी इन डूइंग वर्क। अब इसके लिए अगर हम लोग ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ हमारे पास किस तरह का होगा, बिल्कुल सेम उसी तरीके से इस एक्सेस पे वॉल्यूम रख लें, इस एक्सेस पे प्रेशर रख लें। क्योंकि हम लोग अगर हम एक्सपेंशन कराना चाहते हैं तो प्रेशर उसमें हम डिक्रीज करते हैं। लेट्स से सिस्टम की इनिशियल स्टेट आपके पास ये थी P1, V1 और T1, ये आप लोगों के पास सिस्टम की इनिशियल स्टेट आ गई। तो बेटा आप देखें आप लोगों के पास जैसे जैसे प्रेशर को हम कम कर रहे हैं वॉल्यूम उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का कर्व बनेगा। ये आपके पास सिस्टम की फाइनल स्टेट होगी। सो ये आपके पास P2, V2 और T1 ही रहेगा, टेम्परेचर में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर आपके पास कहीं पे ये आ जाता है ग्राफ और पूछा जाता है ये किसका है, तो याद रखना है ये आप लोगों के पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन का है। चूँकि सिस्टम की इनिशियल स्टेट ये थी और फाइनली आप लोगों के पास प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर जो है प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक्सपेंशन को शो करता है। लेकिन अगर इसी ग्राफ में ये वाले जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं ये इधर लिखे हों और ये वाले इधर लिखे हों, तो फिर याद रखना ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन को। क्योंकि आप लोगों के पास इनिशियली सिस्टम जो है उसका प्रेशर कम था और फाइनली सिस्टम का प्रेशर ज़्यादा है, तो ये आप लोगों के पास आ जाता है आइसोथर्मल कंप्रेशन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें सिस्टम में ना तो कोई हीट इन हो सकती है ना आउट हो सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है। सो प्रॉपरली डिफाइन करें तो सच अ प्रोसेस इन विच नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। Such a process in which no heat can enter or leave the system is called adiabatic process. Means change in heat of the system is equal to 0. तो आइए स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए अगर हम लोग एक सिस्टम लेते हैं अगेन, और इस सिस्टम में हमारे पास अगेन कोई गैस जो है उसको इनक्लोज किया हुआ है और इसके ऊपर हम लोगों ने ये प्रेशर रखा हुआ है। इसका प्रेशर है इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर। और जो सिस्टम हमने लिया है परफेक्ट एडियाबैटिक, सपोज परफेक्ट एडियाबैटिक है, मींस इसकी जो वॉल्स हैं वो डायबिटिक वॉल्स हैं। डायबिटिक मींस नो हीट कैन इंटर फ्रॉम एनी साइड, ना तो इसकी वॉल्स हैं उनसे हीट इंटर हो सकती है, ना बॉटम से ना पिस्टन से, सो नो चांस। अब अगर हम लोग सिस्टम को एक्सपेंड कराते हैं, लेट्स से अगर हमने इसके ऊपर 3 लोड रखे हुए थे, 3 में से एक को हटा देते हैं, अगेन आप लोगों के पास लोड कम हुआ तो आप लोगों के पास सिस्टम जो है वो एक्सपेंड होगा। अब हमने इसको कोई हीट नहीं दी लेकिन सिस्टम डेफिनेटली एक्सपेंड होगा, और सिस्टम अगर एक्सपेंड होगा तो डेफिनेटली हम लोग ये फिर बोल सकते हैं कि हमारे पास वर्क डन हुआ है। वही वर्क डन कैसे हो गया, हम लोगों ने तो इसको कोई हीट नहीं दी। तो सिंपल इज दैट, आप लोगों के पास यहां पर वर्क डन हुआ है एट द कास्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी खर्च हुई है और आप लोगों को यहां पर मिला है वर्क डन। सो इसके लिए अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिखना चाहें तो हमारे पास कुछ इसकी इस तरह से फॉर्म बन जाएगी, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। चूंकि हम लोगों ने किसी किस्म की कोई हीट नहीं दी, ये तो 0 था,
सो 0 इज इक्वल टू डेल यू प्लस इसको डेल डब्ल्यू ही लिख देते हैं, ये आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस डेल यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू। यहां पर माइनस साइन ये शो कर रहा है कि आप लोगों के पास सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है। अब भाई ये डिक्रीज होकर कितने चले गई, दैट हैज अपीयर इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। सो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई और आप लोगों के पास अपीयर होगी किसकी फॉर्म में, वर्क डन। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस में जब हम लोग एक्सपेंशन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं वर्क इज डन एट द कास्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, मीन्स के इंटरनल एनर्जी खर्च हुई है तब हमें वर्क डन मिला है। इसी प्रोसेस को हम लोग अटेन कर सकते हैं बाय कंप्रेशन एज वेल। इस सिस्टम को फर्दर कंप्रेस करें तब भी हम लोग इस प्रोसेस को अटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसके ऊपर लोड को और इंक्रीज कर लेते हैं, लोड को इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के पास सिस्टम कंप्रेस हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि कंप्रेशन काज हीटिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी। सो आप लोगों के पास जो वर्क डन आप लोगों ने किया है, इस केस में पहले वाले केस में था वर्क डन बाय द सिस्टम वर्क कर रहा है। और भाई कैसे कर रहा है, इंटरनल एनर्जी खर्च हो रही है। अब आप लोगों के पास सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। भाई कैसे हो गया, सिस्टम के ऊपर वर्क डेफिनेटली एक्सटर्नली हो गया और सिस्टम वो वर्क किधर चला गया, हीट तो इसमें से निकली नहीं है, रिलीव नहीं हुई, तो डेफिनेटली उस सिस्टम ने उस जो वर्क किया है उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो राइज हो जाएगी। अगर इसके लिए अगर हम इसको लिखें डेल क्यू इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ को लिखें डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब आपके पास ये चीज़ जीरो हो गई, ये डेल यू आ गया प्लस डेल डब्ल्यू। अब बेटा इसको लिखना है तो आप लोगों ने माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल यू। चूंकि आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि बाय कन्वेंशन वर्क डन ऑन द सिस्टम, उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। सो इन दिस केस आप लोगों के पास वर्क तो हुआ है लेकिन किसके ऊपर हुआ है, ऑन द सिस्टम, तो इसको इस वजह से हम लोग नेगेटिव लेंगे। सो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और किधर चला गया, दैट हैज इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। सिस्टम में से कोई आप लोगों के पास जो वर्क डन है, सॉरी हीट जो है वो इवॉल्व नहीं हुई, तो ये चीज़ आप लोगों के पास आ जाती है फॉर एक्सपेंशन और ये जो चीज़ आ जाती है ये फॉर कंप्रेशन। अब आ जाती है जी अगली चीज़, इसका ग्राफ अगर हम ड्रा करना चाहें तो ग्राफ हमारे पास किस तरह का होगा। इधर को अगेन आप लोगों ने वॉल्यूम ड्रा करना है, इधर को प्रेशर ड्रा करना है। ये अगर इसकी इनिशियल स्टेट थी P1, V1 और T1, अगर हमने एक्सपेंशन कराई है तो डेफिनेटली आप लोगों के पास ये ऐसे हो जाएगा। ये आप लोगों के पास P2, V2 और T2 टेम्परेचर यहाँ पर चेंज होगा। पहले वाले केस में आइसोथर्मल वाले केस में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर आप लोगों के पास चेंज होगा। सो उसी तरीके से अगर P1, V1, T1 इधर लिखा हुआ है, मीन्स कि आप लोगों के पास एट ग्रेटर प्रेशर साइड, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास सिस्टम एक्सपेंड हुआ है तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी। और अगर ये वेरिएबल 1 वाले वेरिएबल इधर लिखे हुए हैं, 2 वाले इधर लिखे हुए हैं, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जो सिस्टम की इनिशियल स्टेट थी कम प्रेशर वाली थी और फाइनल स्टेट उसकी ज़्यादा प्रेशर वाली है, तो फिर ये आप लोगों के पास बनेगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। सो अगर ग्राफ में देखें तो ग्राफ हमारे पास सेम आता है ऑलमोस्ट, देखने में स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल सेम लगता है कि आइसोथर्मल का और डायबिटिक का ग्राफ जो है वो सेम है, लेकिन याद रखिएगा कि आप लोगों के पास जो ग्राफ बनता है आइसोथर्मल के लिए वो थोड़ा सा आप लोगों के पास इस तरह से है, मीन्स के आप लोगों के पास P1, V1, T1 और इधर आप लोगों के पास P2, V2 और T1। इसमें फ़र्क क्या आ रहा है भाई, एक तो ये टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट आएंगे, दूसरा आप लोगों के पास जो आइसोथर्मल वाला ग्राफ है उसका स्लोप कम होता है, जबकि इसके मुकाबले में एडियाबैटिक का जो ग्राफ आता है वो मोर स्टीपर, उसका स्लोप ज़्यादा होता है। क्या मतलब है इस बात का कि आप लोगों के पास चेंजेस जो हैं विद चेंज इन वॉल्यूम, आप लोगों के पास प्रेशर में चेंज लाने से वॉल्यूम में चेंज आप लोगों के पास स्लोली आ रही है, जबकि इस केस में आप लोगों के पास रैपिड आ रही थी। सो याद रखिएगा कि आइसोथर्मल का जो ग्राफ है उसका स्लोप कम होता है और एडियाबैटिक जो है उसका जो स्लोप है वो थोड़ा उसके मुकाबले में ज़्यादा होता है। आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट टाइम हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।